हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा हिंदी है, हिंदी का वायरल पेपर देखने वाले हैं। बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है ये 801 बीडी जो हमारा कोड है, इसका मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं आज की वीडियो में। ये जो हमारा बोर्ड का ऑफिशियल पेपर जो अभी हुआ था 2025 बोर्ड का, ये हमारा पेपर है और इस पेपर का नाम है 801 बीडी कोड को मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण इस पेपर का हल बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है हिंदी का किस तरीके से आता है, किस पैटर्न पर आता है। साथ में आज की वीडियो में इस पेपर को देखने के बाद कम से कम आपके यहाँ पर जो है 30 से 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में जो है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। इसी तरीके से पिछले साल में जितने भी पेपर हुए हैं बोर्ड के, जितने भी सेट के पेपर है, सभी का मैं सॉल्यूशन लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हिंदी का पेपर देख लेते हैं जो 2025 में हुआ था 801 बीडी कोड का। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया जाएगा पूर्णांक। जो पूर्णांक होगा वो आपको 70 नंबर का पूर्णांक मिलेगा और इस पेपर को आपको सोल्व करने के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट आपके पास होते हैं। इस समय के अंतर्गत जो आप पेपर को सोल्व करने का आपको निर्धारित समय दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर नोट में दिया जाएगा जो प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो वहां पर आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट। उसमें से आपका जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र जो हमारा पेपर है उसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको निर्देश भी मिल जाएंगे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों, खंड आ व खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्प प्रश्न जो आपको ओएमआर शीट पर करना होता है, जैसे कि आपको पता है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है जो हमारे 50 नंबर के आते हैं और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। इस तरीके से टोटल जो है 70 नंबर का आपका पेपर बन के आता है। निर्देश आपको यहाँ पर मैंने पढ़ के बता दिए। अब डायरेक्ट शुरुआत करते हैं खंड आ से, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर खंड आ बहुविकल्प प्रश्न, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर का एक प्रश्न होता है। इस तरीके से 20 प्रश्न आते हैं और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कुछ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हैं, कम से कम इसमें 10 ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सभी पेपर में फिक्स होते हैं और हर बार आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। बस आपको बार बार रिवीजन करना होता है और ये जो ऑब्जेक्टिव है आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो अब देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। अब हमारा यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा शुक्ल युगिन लेखक हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है शुक्ल युगिन लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव पूजन साय जो हैं शुक्ल युगिन के लेखक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मोहन राकेश का नाटक है। अब मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आधे अधूरे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है साहित्य की विशेषता लेख के विधा है। साहित्य की जो विशेषता है उस लेख के कौन सी विधा है? वो आलोचना विधा। जो साहित्य की विशेषता है वो आलोचना हमारी विधा है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेके आंगन चे के द्वार किसके रचयिता? जो मेके आंगन चे के द्वार ये रचना ये किसकी है? तो जो मेके आंगन चे के द्वार रचयिता, इसके रचयिता हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के लेखक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है केशव दास जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रयोगवाद युगिन कृति। जो प्रयोगवाद युगिन है वो किसकी रचना या किसकी कृति है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद युगिन कृति हो जाएगी धूप के दान की। जो प्रयोगवाद युगिन जो कृति है वो धूप की दान है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की रचना। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना? चिदम्बरा जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तीसरा सप्तक हुआ था उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 1959 जो है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा
गंगा लहरी के रचयिता हैं। जो गंगा लहरी है उसके रचयिता कौन है? तो गंगा लहरी के रचयिता हो जाएंगे पद्माकर। गंगा लहरी के रचयिता कौन है? पद्माकर जी रचयिता। ये वाला इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव आपको पता है हास होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी आपके इंपॉर्टेंट है, सभी आपको तैयार करना है। साथ में आपको 300 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा, इनको बस आप पढ़कर चले जाना और 20 नंबर जो आपके बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो सोरठा छंद होता है उसके द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है अव्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अव्यागत शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्यागत शब्द में उपसर्ग हो जाएगा हमारा अभी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा माता पिता में कौन सा समास है? जो माता पिता है उसमें द्वंद्व समास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए जीवन, ऑप्शन नंबर बी पावन, ऑप्शन नंबर सी अम्य, ऑप्शन नंबर डी पिय। तो अमृत होता है उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अम्य। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा तुस्यम चतुर्थी एक वचन का रूप है। तो जो हमारा तुस्यम चतुर्थी है वो एक वचन का रूप, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना होता है। तो जो हमारा तुस्यम चतुर्थी है उसका एक वचन रूप हो जाएगा तुभ्यम। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 18 रचना के आधार पर बाकी के कितने वेद होते हैं? रचना के आधार पर बाकी के 3 वेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा भाववाच्य में प्रधानता होती है। जो भाववाच्य होता है उसमें प्रधानता किसकी होती है? ऑप्शन नंबर सी क्रिया की प्रधानता होती है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा विकारी पद के भेद हैं। विकारी जो पद होता है उसमें कितने वेद होते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें 4 वेद होते हैं। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपके 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए हैं, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हर साल आपको पेपर में इनमें से लगभग जो है 5 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। 100% आपको बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्न को आपको हर हालत में तैयार कर लेना है। 20 ऑब्जेक्टिव तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। अब चलते हैं 50 जो हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर हमारा खंड खा शुरू होता है इस तरीके से। अब लगेगा हमारा खंड खा। अब हमारा खंड का है वर्णनात्मक प्रश्न में सबसे पहले आपको 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, फिर 6 नंबर का आपका पद्यांश पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा गद्यांश है। जो 6 नंबर का गद्यांश आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। जितने भी इंपोर्टेंट गद्यांश हैं मैं इस चैनल पर सभी का वीडियो ला रहा हूं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी चैप्टर हैं सभी का सॉल्यूशन आएगा और सब्जेक्ट का तैयारी करवा जा रहा है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो तैयारी कम समय में अच्छा हो जाएगा। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े अगर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो है वो आराम से 70 में से 80% बहुत ही आसानी से ला सकते हैं इस चैनल से पढ़कर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब पहला गद्यांश पढ़ते जो 6 नंबर में पूछा जाता है। वह अश्वारोही अभाग खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने यहीं एक दिन विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं। ये वाला जो हमारा गद्यांश है बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद आपको जो है अथवा पर भी एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है टोटल 2 गद्यांश मिलेंगे। एक आपको अथवा में मिलेगा, एक आपको वैसे मिलेगा, यानी कि 2 में से कोई आपको एक करना होता है। जो भी आप पर आ रहा है आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो जो पहला गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया? ममता नामक चैप्टर से लिया गया। इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि इसमें जो है ममता का नाम आया तो ये वाला जो चैप्टर है ममता नामक पार्ट से लिया गया। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है,
कि आप गद्यांश को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है और किस तरीके से पहचानो कि कौन सा गद्यांश जो है किस चैप्टर से लिया गया है। इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप चैनल पर जाकर देख लेना। इस तरीके से यहाँ पर आपको दो गद्यांश मिलेंगे, कोई एक सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर आ रहा है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अथवा में भी एक है, इसको आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट क्लिक करके। उसके बाद चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमारा पद्यांश है वो भी 6 नंबर का पूछा जाता है। तो पद्यांश हो जाएगा, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य या है, एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, यहाँ शिव कल्याण सबका शिव कल्याण यहाँ है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एक पद्यांश देखने के लिए मिल जाएगा, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस तरीके 6 नंबर का पद्यांश मिलेगा। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, प्रत्येक जो प्रश्न होता है हमारा 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, 3 प्रश्न होते हैं 6 नंबर के। इस तरीके से आपको मिलेगा। इसमें भी आपको 2 पद्यांश मिलेंगे, कोई आपको एक सोल्व करना होगा, जो भी आप पर आ रहा है उसको सोल्व कर लेना। मात्र मैं आपको ऐसे 30 गद्यांश और पद्यांश इंपोर्टेंट बता दूंगा, इसको तैयार कर लेना। इससे बाहर जो है एक भी गद्यांश और पद्यांश नहीं आएगा, कोई ना कोई आपका जरूर फंस जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर हैं हमारे ऑल सब्जेक्ट के सभी का सॉल्यूशन भी मैं लाने वाला हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जैसे कि हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, उसके मैंने ऑलरेडी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आने की संभावना है वो सभी मैंने करा रखे हैं। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछा जाता है। एक आपको संस्कृत में गद्यांश मिल जाएगा, इसका आपको जो है हिंदी में अनुवाद करना होता है संदर्भ सहित। संदर्भ के 2 नंबर और हिंदी व्याख्या के 3 नंबर। इस तरीके से टोटल जो है आपको बोर्ड में 5 नंबर मिलते हैं। अब पहला हमारा यहाँ पर एक आपको गद्यांश मिलेगा, 2 गद्यांश देखने के लिए मिलेंगे, कोई इनमें से आपको एक करना होता है। यहाँ पर जो हमारा पहला गद्यांश है, वाराणसी सुभगता प्राचीना नगरी, है हमारा जो है वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका जो उत्तर है, अगर आप पर संस्कृत आती है समझ में तो आप जो है इसको समझ के भी कर सकते हो। अगर आप पर मान लीजिए संस्कृत नहीं आता है तो मात्र जो मैं आपको ऐसे 20 संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश बता दूंगा, जिनको करने के बाद 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का संस्कृत गद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश, इस तरीके से टोटल जो है 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ओनली 20 को तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 10 नंबर बिल्कुल आपके फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर भी जो है आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, कोई एक आपको करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर से लिया गया, क्योंकि इसमें जो है ग्रामीण शब्द आ चुका है और इसमें वाराणसी शब्द आ चुका है। यहीं से कुछ यहाँ पर मेन पॉइंट होते हैं जिनको पकड़ने के बाद हम पता लगा लेते हैं कि ये किस चैप्टर से लिए गए। और जो हमारा गद्यांश है संस्कृत का 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 की तरफ। इसमें क्या करना है आपको, संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर 2 पद्यांश देखने के लिए मिलेंगे, इन दोनों में से कोई आपको जो है एक सोल्व करना होगा, उसके आपको जो है 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न उत्तर को दीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि खंड काव्य पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का। अब खंड काव्य आपको किस तरीके से तैयार करना है, जहां पर भी आप रहते हो अपने क्लास टीचर से पूछ लेना कि जो हमारा हिंदी का पेपर है उसमें किस जिले का खंड काव्य पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, आपके टीचर बता देंगे। उसको आपको तैयार करना है और यहाँ पर आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग करना होता है इस तरीके से। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपसे पूछा जाएगा लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत चलते हैं का ऑप्शन के अंतर्गत। तो इसमें निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना है। इस तरीके से टोटल जो है रचना समेत जीवन परिचय 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर पहला जीवन परिचय हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, फिर जयशंकर प्रसाद के बाद जयप्रकाश भारती, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा हो जाएगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इन चारों में से आपको जो है कोई एक करना है, उसके जो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। मात्र मैंने आपको 6 ऐसे जीवन परिचय बता रखे हैं लेखक में और कवि में, मात्र आप इनको पढ़कर चले जाना। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इनको सोल्व भी करा दिया है और आपके जो है 10 नंबर बिल्कुल मिट्टी में मुट्ठी में हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत खा के ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाता है कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, वो भी रचना समेत। इसमें भी आपको
4 जीवन परिचय मिलेंगे, कोई एक आपको करना होगा, जो भी आप पर आ रहा है उसको आप सोल्व कर सकते हो। 6 मैंने बता रखे हैं, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, साथ में प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में सभी का वीडियो दिख जाएगा कि ओनली मैंने आपको 6 जीवन परिचय ऐसे बताएं, उनको तैयार करने के बाद 10 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इनमें से जो भी आपको आ रहा है उसमें से आपको एक करना होगा, 2 नंबर की रचनाएं। इस तरीके से जो है 5 नंबर का आपका लेखक में, 5 नंबर का कवि में, टोटल जो है 10 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आए। अब यहाँ पर जो आपको संस्कृत का श्लोक लिखना पड़ता है, जो हमसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसको भी आप ओनली 3 संस्कृत के श्लोक तैयार कर लेना, 2 नंबर आपके जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इसमें क्या होता है, एक प्रार्थना पत्र पूछा जाता है। 4 नंबर का आपको प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा, इसमें 2 पूछे जाएंगे, कोई एक आपको सोल्व करना होता है। जो भी आप पर आ रहा है उसको आप जो है सोल्व कर सकते हो। पहला है हमारा, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री के ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। दूसरा हो जाएगा, किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। इस तरीके से जो है 2 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे पत्र, प्रार्थना पत्र, कोई एक आपको सोल्व करना पड़ेगा। जो भी आप पर आ रहा है उसको आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। ये जो हमारे 2 प्रश्न आपको सोल्व करना है, इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे, 4 आपको प्रश्न मिलेंगे, इनमें से कोई आपको 2 सोल्व करने पड़ेंगे, इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल होता है, एक एक लाइन का उत्तर होता है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो, 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखी। जो निबंध है बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। अब निबंध आपको जो है टोटल 5 निबंध मिलेंगे, इनमें से कोई आपको जो है एक निबंध करना होता है, और मात्र मैंने आपको 5 ऐसे निबंध बता रखे हैं। अगर आप जिनको तैयार कर लेते हो तो जो आपका 7 नंबर है बिल्कुल आपके मुट्ठी में आ जाएगा, यानी कि 7 नंबर जो है बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। अब इसमें निबंध देख लेते हैं कौन सा पूछा गया है। पहला निबंध पूछा गया है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, दूसरा विज्ञान वरदान अभिशाप, तीसरा छात्र अनुशासन, चौथा निबंध है स्वच्छ भारत अभियान, 5वां निबंध है किसी यात्रा का वर्णन। इस तरीके से कोई एक आपको करना होगा, और इस तरीके से जो है हमारा पूरा पेपर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और इस पेपर का मैंने यहाँ पर फुल आपको बता दिया कि कौन सा गद्यांश पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, सारा कुछ मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। और ये जो हमारा पेपर है 801 बीडी कोड का हमारा पेपर है। इसी तरीके से हिंदी के टोटल जो 7 सेट बनते हैं। अगर आपको किसी दूसरे सेट का और सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।